चलो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो TCS के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हमने अभी आपको बताया वो आपके हाई स्कूल और इंटर के कोर्स के हैं। जैसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, सतत पर्यावरण पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने और जो वर्ल्ड बैंक है उसने प्रोग्राम चलाए हुए हैं। तो अभी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, हमने बुकलेट में देखा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हाई स्कूल और इंटर के कोर्स के हैं वो उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस TCS के मेंस में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में और कभी कभी आपसे इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन फ्यूचर में आस्क किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको डिटेल में और बहुत क्लियर इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इनकी जानकारी बहुत साफ होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि मानव विकास जो रिपोर्ट तैयार होती है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। एक वैश्विक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये संस्था जो है हर साल विश्व के कई देशों को लेके 138 या 140 देशों को लेके एक रिपोर्ट तैयार करती है। ऑलमोस्ट हमको लगता है कि जितनी कंट्रीज़ हैं 202, 203, उन सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। और उनमें जो है कुछ संकेतकों के आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये 3 संकेतक हैं, 3 इंडिकेटर हैं। पहला तो हेल्थ इंडिकेटर है जिसमें जीवन प्रत्याशा ली जाती है। जीवन प्रत्याशा, जब कोई बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी स्वास्थ्य की परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर या हेल्थ का जो भी वहाँ वो रहता है डॉक्टर, वो ये बताता है कि ये आने वाले दिन में कितने साल तक स्वस्थ जीवन बिता सकता है। इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 85 ईयर्स है। कितना? 85 ईयर्स को जीवन प्रत्याशा में 100% लिया गया। तो एक इंडिकेटर हेल्थ का है और दूसरा इंडिकेटर जो है वो लिटरेसी का है, शिक्षा का। तो शिक्षा में लिया जाता है कि छात्र या छात्रा ने अपने जीवन के कितने वर्ष विद्यालय में बिताए हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो ईयर लिए गए हैं वो 16 लिए गए हैं। कितने साल? 16 साल। तो कोई बच्चा विद्यालय ऐसा भी हो सकता है कि नहीं गया हो, मतलब 0 ईयर गया हो, और हो सकता है उसने 16 साल की शिक्षा पूरी की है। ठीक है, तो 16 साल की स्कूली शिक्षा को हम 100% मानते हैं। ठीक है, इसी तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी ली जाती है इनकम के लिए। परचेजिंग पावर पैरिटी भी मैक्सिमम ली जाती है। तो उससे नीचे हम आते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत कम है। अफ्रीका की कई कंट्रीज़ हैं, रवांडा है, घाना है, युगांडा है। ऐसे देश हैं जो बहुत नीचे, सबसे नीचे स्तर पे हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पे $300 से भी कम है। ठीक है, तो उनमें भी हम मतलब रेंज लेते हैं कि मैक्सिमम को हम 100 मान लेते हैं और फिर मिनिमम वैल्यू उसके हिसाब से डिटरमिन करते हैं। दोनों के बीच के गैप को हम लेते हैं, फिर देखते हैं कि उस कंट्री की वैल्यू कितनी है। इन तीनों इंडिकेटर्स में 10 सब इंडिकेटर हैं। कितने? 10। हेल्थ के, एजुकेशन के और इनकम के, तीनों के जो सब इंडिकेटर्स हैं वो कुल मिला के 10 हैं। किसी के 3, किसी के 3, किसी के 4, इस तरह से करके इनके सब इंडिकेटर्स भी हैं, जो इस स्टेज पे आपको जानना जरूरी नहीं है। तो
जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम कुछ नहीं हो सकता। तो इनमें इसी वैल्यू के आधार पे इनकी रैंक निकाली जाती है कि मतलब मानव विकास सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में कहाँ है। तो जैसे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में सबसे बेहतर स्थिति नॉर्वे की है। ये जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन, लेकिन इनमें मानव विकास सबसे बेहतर स्थिति है। पहले जो कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड बैंक का या अदर एजेंसी जो भी विकास को मापती थी, उनका जो मापने का तरीका था वो इनकम था। क्या था? अगर किसी भी कंट्री में इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब मानव विकास वहाँ ज़्यादा है। लेकिन देखा ये गया कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इनकम भी ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम हम आपको इसके पहले के चैप्टर में बता चुके हैं, इसे रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम को जो हमने लिया, तब भी ये सूचक, ये इंडिकेटर डेवलपमेंट को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। जैसे आप देख लीजिए, बहुत सारी जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जिनमें आपका कुवैत है, सऊदी अरबिया है, इस तरह के देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम और ओवरऑल इनकम भी बहुत ज़्यादा है कंट्री वाइज, लेकिन उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम देखें तो उतना बेहतर नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के लिए बुनियादी ज़रूरतें भी ज़रूरी हैं और इनकम भी ज़रूरी है, और साथ साथ उनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज भी ज़रूरी है, गुणात्मक परिवर्तन आना भी ज़रूरी है। गुणात्मक परिवर्तन में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जो बेसिक एबिलिटीज़ हैं जिनसे मानव का विकास हो सकता है वो है। अब हम आते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने की शुरुआत कब हुई। 1990 में 3 अर्थशास्त्रियों, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और एक अर्थशास्त्री, 3 अर्थशास्त्रियों ने इसमें काम किया और UNDP के रेफरेंस पे उन्होंने मानव विकास सूचकांक तैयार करने की पहल की। तब से लेके अब तक लगातार वर्ष दर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट तैयार होती है। हालांकि इसमें समय समय पे बहुत सारे सुधार किए गए। वर्तमान स्थिति में इसको और ज़्यादा इन्वेसिव बनाया गया, और ज़्यादा इनकम पासिंग बनाया गया, और ज़्यादा इसको पेनिट्रेटिंग बनाया गया, और इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया गया, जिससे मानव विकास के ज़्यादा आयाम को ये अपने साथ ले सके। जैसे पहले जो डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें प्लेनली 3 इंडिकेटर थे, लेकिन हमने आपको बताया कि 3 के बाद इसमें 10 सब इंडिकेटर दिए गए, जिससे ये पता लगे कि मतलब डिफरेंट स्टेजेज में, जैसे एजुकेशन है, शिक्षा, तो शिक्षा में जो है प्राथमिक शिक्षा को लिया गया, माध्यमिक शिक्षा को लिया गया और उच्च शिक्षा को लिया गया। तो इस तरह से 3 इंडिकेटर हो गए, एक ही इंडिकेटर में 3 सब इंडिकेटर हो गए। ठीक है, जीवन प्रत्याशा में भी इसी तरह से लिया गया। इसी तरह से इनकम में भी लिया गया कि इनकम में हायर इनकम कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़, लोअर इनकम कंट्रीज़। तो इस तरह से इनमें जो है टाइम टू टाइम जो करेक्शन करने थे, जो इनमें इन्वेसिवनेस लानी थी, वो लाई गई, उनको ज़्यादा बेहतर बनाया गया। तो इससे हम ये देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास को मापने का
ज़्यादा बेहतर तरीका है आय की तुलना में, क्योंकि सिर्फ आय से या किसी देश की जो जीडीपी है उससे हम किसी देश के लोगों की बेहतरी को नहीं जान सकते हैं। कि जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो इन चीज़ों को लेके जानने से हमको जो है देश की बेहतरी के बारे में पता लगता। आप देख रहे हैं लगातार कुछ देश ऐसे हैं जो मानव विकास सूचकांक में लगातार ऊपर बने हुए हैं। बेनेडिक्स कंट्रीज़ हैं जैसे जिनमें जो है आपकी लग्जमबर्ग है और स्वीडन है, इस तरह की नॉर्वे है, जो हैं तो छोटे छोटे, लेकिन इनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बड़े बड़े देशों से कहीं ज़्यादा है। अब आप देखें कई ऐसे देश हैं जिनकी जो ओवरऑल इनकम है, जो जीडीपी है, वो कई देशों से कम है। आप जीडीपी को देखें तो भारत की जीडीपी जो है दुनिया में 5 बड़े देशों की जीडीपी में आ रही है, लेकिन भारत की जो रैंकिंग है मानव विकास सूचकांक में वो 132वीं है। कितनी है? 132वीं, जो 200 देशों में काफ़ी नीचे हम कह सकते हैं। हालांकि वो अगर हम मानव विकास सूचकांक के मापक के देखें तो ये 0.633 है, जो बहुत ना तो अच्छी है ना बहुत हम इसको ख़राब कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए ये चैलेंजिंग है, इसमें और इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है। तो ये जो सूचक है, ये जो मापक है, ये किसी और मापक से ज़्यादा बेहतर है। आर्थिक उपलब्धियों से हम ये तो जान जाते हैं कि किस तरह से देश जो है आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, उत्पादन किस तरह से बढ़ रहा है, वस्तुओं की मात्रा कितनी बढ़ रही है, हमारा विदेशी व्यापार कितना बढ़ रहा है। इन चीज़ों को तो हम जान सकते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा, उनका जो लाभ है वो आम आदमी तक कितना पहुंच पा रहा है, इसको हम सिर्फ इससे नहीं जान सकते। ठीक है, आज यहीं तक, कल इसके आगे हम फिर बात करते हैं।